जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th बितान बुक के अंतिम चैप्टर यानी भारतीय कलाएं चैप्टर के सभी क्वेश्चंस का बहुत ही आसान आंसर लेकर के आ चुका हूं। आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक ध्यान से जुड़े रहें और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखते रहें। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन का उत्तर लिख पाएंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और भारतीय कलाएं चैप्टर के सभी क्वेश्चन और आंसर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी ख़त्म करा दिए हैं। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने वो सारे चैप्टर कंप्लीट कराए हैं और उसी तरीके से आज का ये चैप्टर भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने कि कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कला जो है और भाषा जो है, इन दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, लिख करके बताइए। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मेरी राय में अगर देखा जाए तो कला और भाषा का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि भाई देखो, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावनाओं को और अनुभव को शब्दों में व्यक्त करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभव को कैसे व्यक्त कर पाएंगे, नहीं व्यक्त कर पाएंगे, है ना। और वहीं पर कला की बात करें तो जैसे चित्रकला हो गई, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, नाटक इत्यादि जो हो गए, ये हमारी भावनाओं को एक सुंदर रूप प्रदान करते हैं। यानी ये हमारी भावनाओं को सुंदर रूप में दिखाती हैं। कलाएं जो हैं, अलग अलग प्रकार की कलाएं जो हैं वो हमारे विचारों और भावनाओं को सुंदर रूप प्रदान करती हैं। वहीं पे भाषा की बात करें तो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम प्रदान करता है ना। यानी कहानी हो गया, कविता हो गया और गीत इत्यादि में क्या होता है कि भाषा और कला दोनों साथ साथ होती हैं। जैसे हम कोई कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कोई गीत लिखते हैं तो उसमें हम भाषा के साथ साथ अपनी कला को भी दिखाते हैं। क्योंकि यदि हम अपनी कला को नहीं दिखाएंगे तो हम अच्छी कविता या कहानी नहीं लिख सकते हैं, है ना। यानी वो भाषा और कलाओं दोनों का मिश्रण होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि भाषा जो है वो कला को समझने और बताने में मदद करती है और कला जो है वो भाषा को रोचक बनाती है। कला नहीं होगी तो भाषा रोचक नहीं होगी और भाषा नहीं होगी तो कला को व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी दोनों मिलकर के हमारी सोच, कल्पनाओं और रचनात्मकता को ये बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई कला और भाषा में बहुत गहरा संबंध होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं। यानी कि भारत में जो कलाएं प्रचलित हैं, अनेक प्रकार की कलाएं, साहित्य, संगीत, नृत्य इत्यादि जो अनेक प्रकार की कलाएं हैं भारत में, वो हमारे भारतीय संस्कृति से किस प्रकार संबंधित है, भारत की सभ्यता, संस्कृति इत्यादि से वो किस तरह संबंधित है। तो हम लोग लिखेंगे कि भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति के बीच बहुत गहरा संबंध है। भाई देखो, भारतीय कला जो हैं यानी भारत में जो अनेक प्रकार की कलाएं प्रचलित हैं वो हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और विश्वासों को दर्शाती हैं, है ना। नृत्य हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला हो गया और लोक कलाएं अर्थात जो लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की कलाएं की जाती हैं, उनमें देवी देवताओं, त्योहारों और सामाजिक जीवन की झलक हम सभी को मिलती हैं। ये कलाएं हमारी संस्कृति को जीवित रखती हैं, क्योंकि कलाएं अगर नहीं होंगी तो धीरे धीरे हम अपनी संस्कृतियों को भूल जाएंगे, है ना। ये कलाएं क्या करती हैं, हमारी संस्कृतियों को जीवित रखती हैं और नई पीढ़ी तक हम लोगों को, यानी नई पीढ़ी तक उन संस्कृतियों को ये कलाएं जो हैं पहुंचाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय कला और संस्कृति जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि शास्त्रीय कलाओं का आधार जो है, यानी जो शास्त्रों में अनेक प्रकार की कलाएं प्रचलित हैं हमारे भारत के भारतीय शास्त्रों में, तो उन शास्त्रों में जो कलाएं हैं उन सभी का मुख्य आधार यानी बेसमेंट जो है, उनका मुख्य बेस जो है वो जनजातीय और लोक कलाएं हैं। अर्थात लोगों के द्वारा और देहाती जीवन में जो कलाएं प्रचलित हैं उन्हीं के द्वारा ही शास्त्रीय कलाएं बनी हुई हैं। इस संबंध में आप अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दीजिए कि जितनी भी शास्त्रों में कलाएं जो हैं व्यक्त की गई हैं वो देहाती और लोक कलाओं से ही निर्मित हैं। यानी देहाती और लोक कलाएं, जनजातीय और लोक कलाएं जो हैं यही शास्त्रीय कलाओं का बेस हैं। इस संबंध से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, अपना तर्क दीजिए। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे कि मैं इस कथन से सहमत हूँ कि शास्त्रीय कलाओं का आधार जो है वो जनजातीय और लोक कलाएं हैं,
क्योंकि भाई देखो, सबसे पहले लोक और जनजातीय कलाएं जो होती हैं, यानी लोगों के बीच प्रचलित और जो आपस में लोग एक दूसरे यानी साथ जो कलाएं निर्मित करते हैं, वो कलाएं जो है लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इन्हीं सरल कलाओं से आगे चल करके उनमें अनेक प्रकार के नियम बनते हैं, ताल बनते हैं और अनेक प्रकार की शैलियाँ बनती हैं। और जिससे फिर क्या होता है कि वही कलाएं जो है शास्त्रीय कलाओं के रूप में जो है साहित्यों में वर्णित तो हो जाती हैं, जिनसे वही कलाएं शास्त्रीय कलाओं का विकास हो जाता है उन्हीं कलाओं से, है ना। तो हम लिखेंगे कि हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये कहेंगे कि शास्त्रीय कलाएं जो हैं वो लोक कलाओं से एकदम अलग हैं, क्योंकि भाई शास्त्रीय कलाओं में शास्त्रों, नियमों और गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा महत्व होता है ना। फिर भी हम लोग यह मान सकते हैं कि भाई शास्त्रीय कलाओं की जड़ें जो हैं वो लोक और जनजातीय कलाओं में ही हैं। और वास्तव में भी देखा जाए तो देहाती कलाओं और लोक जनमानस के बीच फैली हुई कलाओं से ही शास्त्रीय कलाओं का विकास हुआ है। उन्हीं में अनेक प्रकार के नियम वगैरह बना करके अनेक शैलियों का विकास करके उसी को जो है शास्त्रीय कलाएं बना दिया जाता है ना। तो हम लोग इतना उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ से दोस्तों वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।